नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विविध संस्कृत में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों राजस्थान ज्योग्राफी हम शुरू कर चुके थे। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश शुरू किए थे। भौतिक प्रदेश के अंदर हमने जो इम्पोर्टेंट 3 फैक्ट थे या कह सकते 3 पार्ट थे वो पढ़ लिए थे। इसके अंदर हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा हमने पढ़ा था अरावली प्रदेश और उसके बाद में पढ़ा था पूर्वी मैदानी प्रदेश। जो आज अपना वीडियो है वो रहेगा जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है या जिसे कह सकते हैं आप हाड़ौती के पठार। हाड़ौती का पठार क्या कह सकते हैं? हाड़ौती का पठार कह सकते हैं इसको, ठीक है। या कह सकते हैं इसको आप दक्षिण पूर्वी पठार या पठारी प्रदेश कह सकते हैं, ठीक है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश कह सकते हो। अगर बात करें इसकी लोकेशन की तो ये जो अवस्थित है तो यहाँ पे ये लोकेटेड है। ये भाग है ये कहलाता है आपका दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। पठारी प्रदेश का मतलब अगर बात करें पठारी प्रदेश यानी कुछ समतल भूमि होगी। क्या होगी? समतल भूमि होगी जो ऊपर उठी हुई होगी, ऊपर से समतल भूमि होगी। क्या होगी? समतल भूमि होगी। तो जाहिर सी बात है कि पास में क्या होंगे? कुछ न कुछ क्या होंगे? इसके पहाड़ी क्षेत्र होंगे। क्या होंगे? पहाड़ी क्षेत्र होंगे, ठीक है। तो ये किससे मिलकर बना है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, वो सारी अध्ययन हम इस टॉपिक के अंदर करेंगे, ठीक है। अब बात करें दोस्तों, मैं इसको एक बार कर देता हूँ। सर्वप्रथम बात करें इसकी उत्पत्ति की। तो इसकी उत्पत्ति हुई है वो गोंडवाना लैंड से हुई है। कहाँ से हुई है? गोंडवाना लैंड से, ठीक है। गोंडवाना लैंड से इसकी उत्पत्ति बन जाती है। मैंने बता दिया कैसे गोंडवाना लैंड से उत्पत्ति है। जो अरावली पर्वतमाला थी जो वो तो वल्ले पड़ने के कारण बन गई और जो भारी चट्टान थी वो नीचे खिसक और अरावली के समानांतर जो पठारी भाग बन गए। क्या बन गए? जो मैदानी भाग थे कुछ तो मैदानी भागों में गए और कुछ पठारी भागों के अंदर परिवर्तित हो गई, ठीक है। उत्पत्ति की बात करें तो गोंडवाना लैंड का अवशेष है, ठीक है। अब इसके आगे की बात करें, गोंडवाना लैंड के अवशेष आगे उत्पत्ति के बाद में। अब इसके आगे ये निर्माण है इनका जो बाह्य चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है? बाह्य चट्टानों से। बाह्य चट्टान, ठीक है। बाह्य चट्टानें कौन सी? जो वलन की क्रिया के बाद में धीरे धीरे अपभ्रंश के रूप में टूटने शुरू हो गई, ठीक है। अब बाह्य चट्टानों को अपन क्या कहते हैं? बेसाल्ट चट्टानें कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसाल्ट चट्टानें, ठीक है। बाह्य चट्टानें यानी जो बाहर की ओर चट्टानें होगी। अब सीधी सीधी बात है सर, बाह्य चट्टानें हैं और आपको पता है कि जो पृथ्वी की ऊपरी परत है उस पर पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उस पर सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है वो एल्यूमिनियम है। क्या है? एल्यूमिनियम। कौन सा तत्व है? एल्यूमिनियम है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर एल्यूमिनियम तो बहुतायत में पाया जाएगा। पर मैंने कहा था अरावली प्रदेश था। अरावली प्रदेश, अगर अरावली की बात की थी हमने, अरावली किसकी बात की थी? अरावली प्रदेश की बात की थी। मैंने कहा था ये क्या है? आंतरिक चट्टानों का आग्नेय चट्टान थी, आंतरिक आग्नेय चट्टानें थी। तो उसके अंदर किसी प्रकार से ये एल्यूमिनियम बना थी। वहां पर कौन से थे? धातु खनिज थे। कौन से खनिज थे? धातु की खनिज थे। लेकिन यहाँ पर क्या पाया जाए? यहाँ पर एल्यूमिनियम पाया जाए, यहाँ पे जो है नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ध्यान रखना, पट्टी की जो ऊपरी परत है उसमें सबसे ज्यादा अधिक मात्रा है एल्यूमिनियम। किसकी है? एल्यूमिनियम की। तो आपको अगर क्वेश्चन ये मिलता है कि एल्यूमिनियम के लिए अगर
सबसे ऑथेंटिक या कह सकते हो सबसे सफिशिएंट कोई प्रदेश होगा तो कौन सा होगा? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, राजस्थान के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? राजस्थान के संदर्भ में। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर ली हमने। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसका क्या चीजें हैं। ठीक है, अब बात करें इसकी, तो यहाँ जो जनसंख्या है और जो इसका क्षेत्रफल है, इसकी जनसंख्या और इसका क्षेत्रफल है, जनसंख्या निवास करती है यहाँ पर 11% और क्षेत्रफल है 6.49%। तो कह सकते हो कि काफी ज्यादा जनघनत्व हो सकता है, लेकिन मैदानी भाग से ज्यादा नहीं है। मैदानी भाग से कम नहीं रहेगा। क्या रहेगा? मैदानी भाग से कम नहीं रहेगा। जनघनत्व अधिक है लेकिन मैदानी भाग से कम रहेगा। ठीक है, अब ये बातें सारी आ गई। अब इसके अंदर जिले कितने आएंगे? जिले कौन कौन से आएंगे देखिएगा। जिले, तो जिले इसके अंदर आएंगे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, 4 जिले आएंगे इसके अंदर। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, अब ये 4 जिले इसके अंदर आते हैं। फिर इसकी जो मृदा है, मृदा, तो मृदा कौन सी होगी? काली मृदा होगी। कौन सी होगी? काली मृदा। काली मृदा को इंग्लिश में अगर कहें, अगर वैज्ञानिक इसका नाम देखें तो क्या है? वर्टिसोल। वर्टिसोल क्या कहते हैं? वर्टिसोल। ये नाम याद रखना, वर्टिसोल। क्या कहते हैं? वर्टिसोल कहते हैं। मृदा इसकी काली मृदा रहेगी, उसको अपन वर्टिसोल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वर्टिसोल कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करें कि अगली विशेषताओं की बात करें तो सबसे ज्यादा जलीय विविधता इसके अंदर पाई जाती है। जलीय विविधता, सबसे ज्यादा जलीय विविधता, यानी जो नदियां हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जा सकती हैं। कह सकते हो आपकी जो चंबल नदी है, राजस्थान की जो प्रमुख नदी मान सकते हो, इस प्रदेश की मुख्य नदी मान सकते हो, वो यहाँ से गुजरती हैं। इन जिलों से गुजरती हुई काफ़ी अपना भाग है राजस्थान की और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हुई निकल जाती है, जिसके कारण कह सकते हो जलीय विविधता इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जलीय विविधता बहुत ज़्यादा इसके अंदर पाई जाती है। फिर अगर बात करें इसके बाद में कि अगला टॉपिक अगर आपको रहता है इसके अंदर कोई बाकी, तो इसके अंदर कौन सा है? वो रहता है कि सबसे ज्यादा अपर्दित क्षेत्र है, वो भी कौन सा? जलीय अपर्दन क्षेत्र। सबसे ज्यादा जलीय अपर्दन है यहाँ। कौन सा? जलीय अपर्दन है सबसे ज्यादा। अब इसकी बात करें कि इसकी जो मुख्य नदी है, इसकी जो मुख्य नदी है, वो मुख्य नदी इसकी कौन सी है? चंबल नदी है। इस प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी होगी? चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी इसकी मुख्य नदी होगी इस प्रदेश की। तो ये अपने जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो देख लिए अपने। और इसके अंदर बात करें जो प्रधानता है, प्रधानता यानी जो मतलब जो पदार्थ है वो कौन से पाए जाते हैं? एक तो बताया दिया मैंने एल्यूमिनियम और दूसरा बालू पत्थर। ठीक है, बालू पत्थर पाए जाते हैं, एल्यूमिनियम और बालू पत्थर। ठीक है, अब देखिएगा एल्यूमिनियम और बालू पत्थर ये प्रमुखतः इसकी विशेषताएं हैं, जो कह सकते हो कि लगभग इसकी पूरी विशेषताओं को कवर करती है। ठीक है, अब इसके बाद के अंदर बात करें कि इसको किस प्रकार से वर्गीकरण किया है, क्या चीजें की गई हैं, वो पढ़ते हैं अपन। ठीक है, इसके बारे में तो इसका वर्गीकरण करते हैं अपन। ठीक है, वर्गीकरण करेंगे। एक तो विंध्य ककार अंतर, फिर दक्षिण, विंध्य ककार क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से भाग आएंगे इसके अंदर, इसका वर्गीकरण करते हैं। देखिएगा इसका, तो
विंध्य कगार क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला आता है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, ठीक है। फिर अगर बात करें इसकी अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, बाद में नदी निर्मित मैदान, नदी निर्मित मैदान, ठीक है। और फिर इसके बाद में आता है शाहबाद उच्च भूमि, शाहबाद उच्च भूमि, ठीक है, शाहबाद उच्च भूमि। अगर अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की बात करें तो ये अर्धचंद्राकार पहाड़ियां पाई जाती हैं बूंदी जिले में, ठीक है, बूंदी जिले में पाई जाती है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। और बूंदी जिले के अंदर जो सबसे इसकी जो विंध्य कगार की सबसे ऊंची चोटी है, विंध्य कगार की सबसे ऊंची चोटी कह सकते हो जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की है, वह है सतुर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। कौन सी चोटी है? इसका नाम है सतुर। क्या नाम है? सतुर चोटी इसका नाम है प्रमुख, ठीक है। नदी जो निर्मित मैदान है, तो इसका जो चंबल नदी है और जो चंबल की सहायक नदियां हैं, चंबल और जो चंबल की सहायक नदियां हैं, चंबल और चंबल की सहायक नदियां, मार्केट थोड़ा कम चल रहा है, चंबल और चंबल की जो सहायक नदियां हैं, चंबल और चंबल की जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा जो निर्मित मैदान है, कोटा और झालावाड़, यहाँ पर स्थित है, ठीक है। कोटा और झालावाड़, यानी यहाँ पर ये जो मैदानी भाग है इसका निर्माण होता है चंबल और चंबल की सहायक नदियों द्वारा, ठीक है। जो शाहबाद उच्च भूमि है, ये कहाँ पे है? ये है पूर्वी बारा में, पूर्वी बारा है, पूर्वी बारा यहाँ पर है शाहबाद उच्च भूमि, इसको नाम दिया जाता है। और शाहबाद उच्च भूमि की जो प्रमुख चोटी है, जो इसकी प्रमुख चोटी है शाहबाद उच्च भूमि, देखिएगा दिखने में तो प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं, बता देता हूँ मैं आपको। जैसे शाहबाद उच्च भूमि, शाहबाद उच्च भूमि की प्रमुख चोटी, उच्च भूमि प्रमुख चोटी, तो इसकी प्रमुख चोटी रहती है कांबा, ठीक है। तो ये था विंध्य कगार क्षेत्र का, ठीक है। इसके अंदर आपको देखना है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, इसके अंदर ये है बूंदी के अंदर, कहाँ पे है? बूंदी के अंदर, ठीक है। फिर कौन सा जिला? बूंदी जिला। चोटी कौन सी? सतुर। कौन सी? सतुर, ठीक है। फिर नदी निर्मित मैदान चंबल और चंबल की सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान कोटा और झालावाड़ के क्षेत्र में। फिर शाहबाद उच्च भूमि, शाहबाद उच्च भूमि के अंदर कौन सी प्रमुख चोटी है? कांबा चोटी, इसकी कौन सी? कांबा चोटी, ठीक है। फिर ये बात होगी विंध्य कगार क्षेत्र, किसकी? विंध्य कगार क्षेत्र की। अब बढ़ते हैं दक्कन के पठार को। किसको पढ़ते हैं? दक्कन के पठार को, ठीक है। अब इसको मिटा रहा हूं मैं, अब लेंगे अपन दक्कन के पठार। इसको इधर लिख रहा हूं मैं दक्कन के पठार को, इसके बाद, ठीक है। दक्कन का पठार, ठीक है। दक्कन के पठार की बात करें, इसको भी हम दो भागों में, कितने भागों में? दो भागों में, ठीक है। एक तो कौन? एक पढ़ेंगे झालावाड़ का पठार, झालावाड़ का पठार। दूसरा अपन पढ़ेंगे इसके अंदर गगदर प्रदेश, ठीक है। गगदर प्रदेश। झालावाड़ के पठार की बात करें तो ये आपका क्या है? जो मालवा है, मालवा, जो मालवा का पठार है इसका भाग है। किसका भाग है? मालवा के पठार का भाग है, ठीक है। कौन सा? गगदर, ठीक है। अब बात करें मालवा के, मालवा का जो पठार आपका, मालवा का पठार,
मालवा का पठार कौन सा है? जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच के अंदर जो उच्च भूमि है उसे मालवा का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालवा का पठार। मध्य प्रदेश से लगा हुआ भाग है। किससे? मध्य प्रदेश से। तो झालावाड़ आपकी पता आपको सीमा होता है मध्य प्रदेश की, होता है मध्य प्रदेश की, तो ये एमपी के अंदर, ठीक है, मालवा प्रदेश जिससे कहते हैं एमपी के अंदर, ठीक है। जो अपना दक्षिणी जो आपका पूर्वी भाग है जो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, जो सीमा बनाता है उसे मालवा का भाग कहते हैं, ठीक है। तो मालवा का पठार। फिर डगदर प्रदेश, कौन सा? डगदर प्रदेश। इसके अंदर बात करें तो आपका दक्षिणी पश्चिमी झालावाड़, कौन सा? दक्षिणी पश्चिमी झालावाड़, यानी झालावाड़ का कौन सा भाग? दक्षिणी पश्चिमी भाग। इसके तहत कह सकते हो कि ये पूरा का पूरा कहलाता है डगदर प्रदेश, ठीक है। ये उच्च भूमि है। कौन सी भूमि है? उच्च भूमि, ठीक है, डगदर प्रदेश, ठीक है। अब ये हो गया दक्कन का पठार। अब इसके बाद हम बात करें तो मैं इसको साफ करता हूं एक बार। कुछ हाड़ौती के पठार में कुछ और भी चोटियां आती हैं, देखिएगा, इनका अलग से नाम लेते हैं। जैसे मुकुंदरा। मुकुंदरा कौन सा स्थान है? मुकुंदरा की बात करें तो मुकुंदरा आता है कोटा और झालावाड़। मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं वो कहाँ पे है? कोटा और झालावाड़ के अंदर। कहाँ है? कोटा और झालावाड़। इनकी प्रमुख चोटी है, इसकी जो प्रमुख चोटी है वो कौन सी है? चांदवाड़ी। कौन सी है? चांदवाड़ी, ठीक है। कौन सी है? चांदवाड़ी। इसकी मुकुंदरा की, किसकी? मुकुंदरा की, ठीक है। ध्यान रखना, मुकुंदरा टाइगर हिल्स रिजर्व है और राष्ट्रीय पार्क भी है, नेशनल पार्क भी है, मुकुंदरा हिल्स, ठीक है। कोटा और झालावाड़ के अंदर फैला हुआ है, जो बाघों के लिए प्रसिद्ध साइट है ना। और ध्यान रखना दक्षिण पूर्व मुकुंदरा। तीसरा अभी नवनिर्मित है, ये नवनिर्मित यानी नया ही इसको दर्जा दिया गया है। किसका? राष्ट्रीय उद्यान का, नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया मुकुंदरा को। आप कहते हैं मुकुंदरा हिल्स वगैरह, ठीक है। ये कोटा और झालावाड़ के अंदर इसकी प्रमुख चोटी है चांदबाड़ी। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से पूछ जाते हैं, ठीक है। फिर इसकी अगर बात करें आगे तो फिर है रामगढ़ की पहाड़ियां। रामगढ़ की पहाड़ियां, रामगढ़ की पहाड़ियां। रामगढ़ की पहाड़ियां की बात करें तो यह है बूंदी और बारां में, बूंदी और बारां के अंदर, ठीक है, बूंदी और बारां के अंदर। बूंदी और बारां के अंदर। अब देखिएगा बूंदी और बारां के अंदर है, बूंदी के अंदर है ना, ये जो घोड़े के नाल है, घोड़ा का जो घोड़े की जो नाल है, घोड़े की नाल जो नीचे पैरों में खुर में आती है, इस प्रकार दिखाई देती है। किस प्रकार? इस प्रकार दिखाई देती है, ठीक है। इस प्रकार इसकी आकृति दिखाई देती है। कहाँ पर? बूंदी के अंदर, ठीक है। और रामगढ़ की जो पहाड़ियां है, ये कह सकते हो घोड़े की नाल है, और कहा जाता है कि ये जो खगोलीय पिंड है, जो खगोलीय पिंड है, इनके कारण इनकी निर्माण हुआ है। किसका? खगोलीय पिंड के कारण इनका निर्माण हुआ है, ठीक है। जिसके कारण कह सकते हो, इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं रामगढ़ के बारे में, राजस्थान का पहला जियो हेरिटेज राजस्थान का पहला जियो हेरिटेज स्थल, राजस्थान का पहला जियो हेरिटेज स्थल कौन सा है? वो रामगढ़ की पहाड़ियां। कौन सी है? रामगढ़ की पहाड़ियां। ध्यान रखना, राजस्थान का पहला जियो हेरिटेज स्थल। जियो वाला नहीं जो आप फोन चलाते हो, सिम चलाते हो जियो की, वो जियो यानी ज्योग्राफिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, यानी भूगोल की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से हेरिटेज स्थल। हेरिटेज यानी आपका एक स्मारक है, ठीक है, यानी इसको संरक्षण किया गया। क्या किया गया? संरक्षण, यानी खगोलीय पिंड के कारण यहाँ पर इसका निर्माण हुआ इन पहाड़ियों का, जो राजस्थान का पहला जियो हेरिटेज स्थल, ठीक है।
याद रखना कौन सा, राजस्थान का पहला जियो हेरिटेज स्थल कौन सा है आपका, ये प्रकार है। ठीक है, तो ये मैंने आपको दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में बताया पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको क्या क्या याद रखना है ये ध्यान करना। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या क्या याद रखोगे, पहला, अगर कोई खनिज पाया जाता है, इसके अंदर कोई खनिज पाया जाता है तो वो कौन सा होगा, एल्यूमिनियम और बालू का पत्थर, एल्यूमिनियम और बालू का पत्थर पाया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात करें तो ये किसका अवशेष है, उत्पत्ति माने उत्पत्ति, तो ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है, इसका गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ठीक है, उसके बाद की बात करें, गोंडवाना लैंड का अवशेष है, यहाँ पर कह सकते हो कि जो इसकी प्रमुख नदी है, इसकी जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है, चंबल नदी। कौन सी नदी है, चंबल नदी, इसकी प्रमुख नदी कौन सी है, चंबल नदी है। ठीक है, अब आगे बात करें कि यहाँ पर जो प्रमुखता कह सकते हो कि जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसके अंदर एक राष्ट्रीय उद्यान आता है, उसका नाम है मुकंदरा हिल्स। ये कहाँ पे है, कोटा झालावाड़। जहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैं वही बता रहा हूं। ठीक है, मुकंदरा हिल्स की अगर प्रमुख चोटी की बात करें, प्रमुख चोटी मुकंदरा हिल्स की, तो वो कौन सी है, ध्यान करना इसकी, यहां लिख रहा हूं मैं, चांदबाड़ी। ठीक है, कौन सी, चांदबाड़ी। ठीक है, अब आगे इसके बात करें, जो कुंडला चोटी है या कुंडला चोटी है, कुंडला पहाड़ी कह सकते हो, कुंडला पहाड़ी। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, कुंडला पहाड़ी। कुंडला पहाड़ी की बात करें तो ये कहाँ पे है, ये कोटा में है। कहाँ पे है, कोटा में है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको लिखे हैं अलग से। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों आपके लगभग मैंने आपको राजस्थान के जितने भी भौतिक प्रदेश थे मैंने आपको समझाए हैं, जिसके अंदर मैं कह सकता हूं कि पूरा का पूरा मैंने एकदम ज़्यादा डिटेल नहीं देके आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो मैंने आपके कवर किए पूरी। शुरुआत हमने राजस्थान के आपके कह सकते हो कि स्थिति से, फिर विस्तार, स्थिति कहाँ पर थी राजस्थान की, फिर विस्तार कहाँ था, फिर भौतिक प्रदेश में हम चले थे। भौतिक प्रदेश के अंदर हमने पहले पश्चिम जो मरुस्थलीय प्रदेश था उसके बारे में जिक्र किया था। किसके बारे में, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे हम थार का मरुस्थल भी कह सकते हैं। ठीक है, पश्चिमी थार के मरुस्थल के अंदर हमने दो प्रकार से डिवाइडेशन किए थे, एक तो आपका था अर्धशुष्क प्रदेश, एक था आपका शुष्क रेतीला प्रदेश। शुष्क रेतीला प्रदेश और अर्धशुष्क प्रदेश, जिसको हमने कहा था 25 सेंटीमीटर जो वर्षा जल रेखा है वो इसको दोनों को अलग कर रही थी। 25 सेंटीमीटर वर्षा जल रेखा थी वो इसको अलग कर रही थी। अब इसके बाद में बात करें कि हमने इनको बराबर बराबर भागों में बांटा था। जैसे अगर कह सकते हो कि जो अर्धशुष्क प्रदेश था, अर्धशुष्क रेतीला प्रदेश था, इसको हमने डिवाइडेशन किया था किस किस के अंदर, एक तो बालू का स्तूप प्रदेश था उसके अंदर, एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंदर हमने किया था, जिसके अंदर हमने कई प्रकार के मैंने आपको फैक्ट्स बताए थे, जैसे लाठी सीरीज वगैरह है, लाठी सीरीज वगैरह है, कई प्रकार के मैंने इसके अंदर चीजें बताई थी आपको। ठीक है, अब लाठी सीरीज जिसके अंदर मैंने कहा था कि जो जैसलमेर के अंदर जो आपका पोखरण से मोहनगढ़ तक जो एक पट्टी है जहां पर सेवण घास पाई जाती है, कौन सी घास, सेवण घास, उसे हम क्या कहते हैं, लाठी सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, लाठी सीरीज। फिर मैंने आपको उसके अंदर बताया था कौन से, कि जो आपके मरुस्थल है, मरुस्थल के प्रकार बताए, जैसे हमादा, रेग, ये मैंने मरुस्थल आपको बताए थे। इर्ग, जैसे हमादा मैंने कहा था पथरीला मरुस्थल होता है, और इर्ग होता है जो पूरा का पूरा ही मरुस्थल होता है। इर्ग होता है वो क्या होता है, पूरा का पूरा ही मरुस्थल होता है। अब इस प्रकार से मैंने आपको पूरा ये समझाया था डिटेल एक्सप्लेनेशन के द्वारा, और वीडियो में आप देखेंगे कोई
किसी प्रकार की आपको क्वेरी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिखिए। अगर किसी प्रकार का आप सुझाव देना चाहते हैं कि भाई इस प्रकार से हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिखें, और किसी भी अगर कोई त्रुटि हो तो आप अवश्य लिखें, मैं उसको जल्द ही सुधार करूंगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।